ये बीजेपी का एक चाल है, लोगों को, समाज को बाँटना। फॉर्म बँटवाने का कोई मतलब नहीं था। ये तो सरासर जनता को दिग्भ्रमित करने का आप मतलब था। जोबा मांझी के पुत्र हैं, तो परिवारवाद का आरोप लगेगा, वो लोग हमला करेंगे भी। आप इन आरोपों से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं और क्या जवाब देंगे इन्हें? नहीं, सम्मान आया। लेकिन बहुत लेट आया। आपकी माँ जो है जिस सीट से आप प्रत्याशी हैं, 5 बार की वहाँ विधायक रही हैं, तो अपेक्षा जो है वो ज़्यादा हो जाती है जनता की। उन अपेक्षाओं पर कैसे खरे उतरेंगे? जेपीएससी की एक ही परीक्षा हो पाई, दूसरी परीक्षा का परिणाम यहाँ पर आया नहीं। जेएसएससी की परीक्षा हुई लेकिन उसका रिज़ल्ट पेंडिंग रह गया। इस बारे में जो युवाओं में नाराज़गी है, आप कैसे बात कर रहे हैं? उनको कैसे समझा पाएँगे? सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो बुरहान के क्षेत्र में देखते हैं दुर्गम इलाके हैं, तो अक्सर तस्वीरें आती हैं कि गर्भवती महिलाएँ जो हैं वो खाट से ढोई जा रही हैं, कुपोषण की समस्या है, किसी नदी के सहारे जो है टाँग कर मरीज को ले जा रहा है अस्पताल। आप इसे एक बड़ी समस्या के तौर पर देखते हैं? आप नई पीढ़ी के नेता हैं, कैसे समाधान निकालेंगे अगर आपको मनोहरपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। यहाँ मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच है और इसमें भी दोनों की निगाहें कोल्हान प्रमंडल पर ज्यादा है क्योंकि यहाँ की 14 सीटें जो हैं निर्णायक साबित होगी और ऐसे में चाईबासा संसदीय सीट की 6 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर मुकाबला कड़ा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये कूड़ा फैमिली का प्रभाव यहाँ पर है। लेकिन जो मनोहरपुर की सीट है वहां से जोबा मांझी 5 बार की विधायक रहीं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें संसद भेजा गया, पार्टी की तरफ से वो जीत कर सांसद पहुंची। अब मनोहरपुर सीट से जगत मांझी जो हैं वो प्रत्याशी हैं, युवा हैं, 38 साल महज उम्र है। इससे भी बड़ा परिचय इनका ये है कि इनके पिता देवेंद्र मांझी झारखंड आंदोलनकारी थे और जल जमीन के हक की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। इनकी माँ जोबा मांझी अभी सांसद हैं और इन पर बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि युवा मुख्यमंत्री युवाओं के लिए रोजगार और तमाम ऐसे मसलों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चुनावी मैदान में है। तो पहले तो जगत जी बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आपको टिकट दिया पार्टी ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, जहाँ से 5 बार से वो सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्ज़े में रहा है और अब ज़िम्मेदारी आपके ऊपर भी है। कितने तैयार हैं आप इन चुनाव? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दूँगा, आभार जताऊँगा कि उनका आभार कि मुझे प्रत्याशी बनाया है और भार वैसा कुछ नहीं है जैसा आपने कहा। क्योंकि हम लोग इस सार्वजनिक जीवन में हैं ज़रूर, पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार हूँ, लेकिन चूँकि पब्लिकली ज़्यादा नहीं आया हूँ उस चीज़ को लेकर के कि नहीं ये पार्टी का ऐसा हो, वैसा हो। क्योंकि हम लोगों को शुरू से ये रहा है, कल्चर में रहा है कि नहीं पब्लिक के बीच रहिए, उनके बीच की समस्याओं का समाधान करते रहिए और बस हम लोग वो करते रह रहे थे। इसलिए मनोहरपुर की जनता ने अपनी चाहत ज़ाहिर की मुख्यमंत्री के सामने कि नहीं, इनको हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, तो इसलिए आज प्रत्याशी। आपके मुकाबले आजसू के प्रत्याशी हैं और गठबंधन के खाते में वो सीट गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी 2 जो ताकत है वहाँ पर चुनाव लड़ेगी आपके खिलाफ। आप इसे चुनौती मानते हैं बड़ी? देखिए जब आप राजनीति में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो चुनौती वहाँ जीतना और हारना वाला नहीं होता है। चुनौती होता है कि आपके जो जनता का जो आपके प्रति अपेक्षा है, उम्मीद है, वो चुनौती होता है। आप उसको कितना पूरा कर पा रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, ये चुनौती है। चुनाव तो अगर मैं नहीं रहता, कोई वहाँ से कोई और नहीं, वो नहीं रहते, कोई और भी रहता, कोई ना कोई चुनाव लड़ ही रहा है। तो चुनौती वो नहीं है, चुनौती होता है जनता की समस्या, उनकी समस्याओं का समाधान करना और हम लोग इसको भली-भाँति करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, आपने बहुत साधारण तरीके से ये बात कही कि कोई भी और चुनाव लड़ता अगर मैं नहीं लड़ रहा होता। लेकिन आप जिस परिवार से आते हैं, आपके पिता झारखंड आंदोलनकारी रहे, वो 2 विभिन्न विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, शहादत उन्होंने दी। आपकी माँ जो है जिस सीट से आप प्रत्याशी हैं, 5 बार की वहाँ विधायक रही हैं। तो अपेक्षा जो है वो ज़्यादा हो जाती है जनता की। उन अपेक्षाओं पर कैसे खरे उतरेंगे? ये चुनौती है। तो लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार हैं
हम लोग जितने भी कोशिश करेंगे कि अभी तक लगातार हम लोग क्षेत्र में रहे भी हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनमें कुछ कमियां रह गई हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मामला यहाँ पर बहुत लोग जो विपक्षी दल है या फिर आम जनता भी जो या मीडिया भी उठाती है, रोजगार की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। हाँ, इनको और बेहतर करने की ज़रूरत है, ये चैलेंज है, हम लोग करेंगे। और जो बाकी बात जो रोज़गार की समस्या है, रोज़गार की समस्या सिर्फ़ ये झारखंड की या फिर इस कोल्हान का या फिर पूरे देश में ये समस्या है आज के दिन में। क्योंकि आप ये इस क्षेत्र की ज्योग्राफी देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कारखाने एस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं। ये पूरा जंगल का क्षेत्र है, तो जहाँ जंगल काटना भी एक समस्या है। अब तो इस जंगल के कारण ही अपने ज़मीन के लिए यहाँ पर मेरे पिताजी ने एक जंगल आंदोलन को अगवा किया था। बहुत बड़ा बृहद आंदोलन था वो, जिसके तहत आज हम लोगों को यहाँ जंगल में बसे वनग्राम में बसे जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, जितने जंगल के लोग हैं, उनको वन पट्टा मिल रहा है। तो आज हम लोग को अगर हम वहाँ कारखाना एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो फिर वो ज़मीन भी चले जाएँगे, जिनके लिए हम लोग लड़े हैं, लोगों ने शहादत दी। तो फिर यहाँ पर कारखाना एस्टेब्लिश करना थोड़ा समस्या है। लेकिन हम लोग इसको अल्टरनेट देखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट रोज़गार की तरह जहाँ फ़ॉरेस्ट है, तो फ़ॉरेस्ट में भी काफ़ी रोज़गार है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जंगल के अंदर भी फ़ॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिनका आज कमर्शियली यूज़ हो रहे हैं। आज यहाँ पर इमली है, लाह है, महुआ है और चिरौंजी है, इस तरह का बड़ा व्यापार होता है, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको सरकारी तंत्र के द्वारा या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा यहाँ पर लघु उद्योग लगे कि जो इन सब का प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे ताकि यहाँ के जितने लोकल हैं, उनको एक रोज़गार का साधन हो। ये एक बड़ा समस्या है लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे। चुनावी राजनीति में आप बेहद युवा हैं और आपको टिकट देकर 2 तरीके से है। एक तो युवा को आप टिकट दिए तो आप बढ़त में होते हैं, लेकिन 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें आपकी पार्टी रोजगार के मसले पर आई थी। जैसे प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार का वादा था, बेरोजगारी भत्ता का वादा था, नियोजन नीति का वादा था, लेकिन पिछले 5 साल में किसी भी कारण से वो ठोस पहल उस दिशा में हुई नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जनता खासतौर पे युवाओं में नाराज़गी है। आपको लगता है कि उससे ओवरकम कैसे करें? नहीं, इस तरह का जो आपने कहा कि ठोस पहल नहीं, ठोस पहल हुई जब विधानसभा में 1932 का के स्थानीयता को लागू करने का जो हुआ, जो हमारे विधानसभा से पारित हुआ, लेकिन उसको किसी कारणवश कोर्ट में रोक दिया गया। अगर बिना हम स्थानीयता परिभाषित करके नियोजन नीति लाना बड़ा ही कठिन चीज़ है या फिर रब बोले नामुमकिन सा चीज़ है। अगर स्थानीयता नहीं लागू होगा, तो हम किस तरह से रिजर्वेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसलिए नियोजन नीति में समस्याएँ आई। और रहा बात इसलिए आप देखेंगे रोज़गार निकालने के लिए सरकार ने आउटसोर्सिंग के थ्रू काफ़ी रोज़गार को वैकेंसीज़ निकाले जहाँ पर काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है। हाँ, क्योंकि हाँ, सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, वहाँ पर ये नियोजन नीति की वजह से समस्याएँ आई हैं। लेकिन नहीं तो आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क्स काफ़ी आए, गवर्नमेंट की तरफ से ही आए हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क। अ, तो इसमें हमको नहीं लगता ठीक है 5 लाख का नहीं था, अगर 5 लाख का था, फिर भी अगर कुछ कम हुआ होगा लेकिन हमने 80% तो कवर किया है। आपने इस इलाके में भी स्वरोजगार की बात की। एक मसला तो है, लेकिन कहा गया कि जो 2,87,000 सरकारी पद खाली हैं और लोग जो ग्रेजुएट युवा हैं, वो जेएसएससी या जेपीएससी के थ्रू नौकरियाँ चाहते हैं। जेपीएससी की एक ही परीक्षा हो पाई, दूसरी परीक्षा का परिणाम यहाँ पर आया नहीं। जेएसएससी की परीक्षा हुई लेकिन उसका रिज़ल्ट पेंडिंग रह गया। इस बारे में जो युवाओं में नाराज़गी है, आप कैसे बात कर रहे हैं? उनको कैसे समझा देखिए पाएँगे? आपको बताया कि ये सरकार ज़रूर 5 साल रही, 19 से 24 आप बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में सरकार तो 3 ही साल चली है, 19-20 जो मतलब 2 साल जो हम लोगों ने कोरोना को देखा, झेला हाँ, अब जो सच्चाई है तो है। तो 3 साल की सरकार में अगर 2 एग्ज़ाम हुए, 1 पेंडिंग रह गया और एक में आप जानते हैं कि 5 महीने माननीय मुख्यमंत्री को जेल में भी रखा गया। हाँ, तो इस बीच काफ़ी घटनाक्रम है। 3 साल में अगर ये जितना परफ़ॉर्मेंस दी है सरकार वो बहुत बेहतर है। और क्योंकि अ
कुछ चीज़ों को वो पूरा नहीं कर पा रही थी, तो उसके ऑल्टरनेटिव जिस तरह बेरोजगार भत्ता की आपने बात कही, ठीक है, बेरोजगार भत्ता अगर नहीं आ पाया तो उसके बदले मैया सम्मान आया। लेकिन बहुत लेट आया क्या है? हाँ, देखिए, अब देखेंगे सरकार का प्रोसेस जो काम करने का था, जो एजेंडा था, आपको पहला 2 साल जो आपका आप कोरोना में लड़ते रहे, आपका प्रायोरिटीज चेंज हो गया। जो जो उस मुद्दे के साथ आप आए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों को स्वास्थ्य के पीछे हमारा सारा इन्वेस्टमेंट चला गया सरकार का। आप समझ सकते हैं इस चीज को। फिर उसके बाद उस चीज से हम रिकवर करके फिर उसके बाद अपने एजेंडे पे आए, तो काफी चीज अब देखिए, अब तो बहुत लोग नहीं बोलते, लेकिन आज हर आंगनबाड़ियों में पिछले सरकार में वो पोषण नहीं मिल पा रहा था, जो आज हम लोग हर आंगनबाड़ी सेंटर में पोषण आहार का व्यवस्था कर पाई है सरकार। वो एक बड़ा चैलेंज था, उसका टेंडर नहीं हो पा रहा था, वो भी करके दी सरकार ने किया है काम। ऐसा नहीं, आज मैया सम्मान है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, जिसके एजुकेशन के मामले में हम स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं छोड़े, आप काबिल बने, काबिल बन करके आप रोजगार ना, आप अपने से अगर कहीं नौकरी नहीं होता तो स्वरोजगार तो कम से कम आप कर पाएंगे। मैया सम्मान पर ही एक सवाल और होगा कि आप जब मैया सम्मान आप लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोगो दीदी योजना एक अभियान उन्होंने शुरू किया। पहले तो आपकी तरफ से विरोध हुआ बहुत, कई जगह मुख्यमंत्री की तरफ से ही कार्रवाई को करने को कहा गया कि ये फॉर्म ऐसे नहीं भर सकते क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने वो बंद नहीं किया और ये कहा कि चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं है, हम कर सकते हैं। फिर आपने राशि बढ़ा दी। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप पहले 1,000 दे रहे थे, एक तो आपने लेट योजना शुरू की और फिर जब हमने एक योजना शुरू की जिसमें हम 2100 रुपए देने की बात कर रहे थे, तब आपने राशि बढ़ाकर 2500 कर दिया, वो भी आपने दिसंबर का डेट दिया। तो अब अभी भी पता नहीं कि सरकार रिपीट करेगी कि नहीं। तो उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि दबाव में आप लोगों ने वो राशि बढ़ाई? नहीं, दबाव की बात नहीं है। देखिए, ये अगर सही शब्द में कहो तो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स होता है, जो बीजेपी करना चाह रही थी। इसी का जवाब था कि देखिए, अगर आप इस तरह की गतिविधि करेंगे, और चूंकि हमारा आखिरी कैबिनेट था, तो उसमें हमारे आने वाले सरकार की एक हम लोग ने रोड मैप तैयार किया था कि हम ये योजना अगले जो रिपीट करेंगे और फिर ये शुरू करेंगे, ये काम करेंगे। तो यही था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। जो गोगो को दीदी वाला था वो बीजेपी कर रही थी, जो लोगों को कि 1,000 वो दे रहे हैं, हाँ, हम 2100 देंगे, इस तरह के बात चलाए थे। और जो वो फॉर्म्स जो बांटे जा रहे थे, आ, चूंकि वो एक तरह से डेटा कलेक्शन था, वो ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। आपने अगर जब आप प्रॉमिस कर रहे कि हम आपको देंगे, तो उसमें अकाउंट नंबर्स, आधार, ये सब भी आपको लिंकअप करवाना चाहिए था। आप बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक फॉर्म ला के लेके आ गए और उनको भरवाना चालू कर दिए। अब किस किस हैसियत से आप देंगे? आप अभी सरकार में है नहीं, आप सरकार में आएंगे तब इस तरह के आप करते, या फिर आप अपने घोषणा पत्र में जाहिर करिए, उसको बताइए कि हम देंगे आपके गोगो दीदी में। अब फॉर्म बंटवाने का कोई मतलब नहीं था, ये तो सरासर जनता को दिग्भ्रमित करने का। जब से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को लेकर और करप्शन को लेकर, दोनों को लेकर बहुत हमलावर रही। अब आपको इस सीट से टिकट मिला है, आप जोबा मांझी के पुत्र हैं, तो परिवारवाद का आरोप लगेगा, वो लोग हमला करेंगे भी। आप इन आरोपों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या जवाब देंगे इन? देखिए, ये हर जगह आएगा, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, हर जगह आता है जहाँ पर एक लोगों ने अपनी छाप छोड़ा है। और ये स्वाभाविक है, परिवारवाद का सवाल उठना, और ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि ये अगर जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उस फील्ड में, जो उसके पूर्वज रहे हैं या फिर उनके माता पिता जो कर रहे हैं, और आप उसी फील्ड में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए चैलेंज हो रहता है। हाँ, ये हेल्दी चैलेंज है, मैं इसको एक हेल्दी चैलेंज की तरह देखता हूँ कि हाँ, उनसे बेहतर काम करके दिखाओ। उनके जो जनता की अपेक्षा है मेरे प्रति, हाँ, जो उम्मीदें हैं, उनको मैं ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सकूँ और उनके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ, यही है। और इसमें परिवारवाद का लगना स्वाभाविक है, किसी भी, अब कहीं भी आप पत्रकार हैं आज, आपके बच्चे अगर इसी फील्ड में आएंगे, इसी प्रोफेशन में आएंगे, तो उस पे भी लगेगा कि नहीं, ये जरूर पिता की वजह से ही इनको ये काम मिला है, हाँ। लेकिन उसके जो टैलेंट है या जो सस्टेन करना है, तो उसके ऊपर है। और वो अगर उसको हेल्दी वे में लेगा तो वो आगे बढ़ेगा।
एक सवाल है कि इस पूरे क्षेत्र में जो है कूड़ा परिवार का कहा जाता है कि उनका प्रभाव है, वो जनजाति की आबादी ज़्यादा है, आप संताल आदिवासी समुदाय से आते हैं। लोकसभा चुनाव के समय दिखा भी कि ये सिनेरियो बनाने की भी कोशिश हुई, वो बनाम संताल की। आप इसको चुनौती मानते हैं? नहीं, आपको पहले तो बता दूँ कि ये पूरा कोल्हान का क्षेत्र जो है, पूरा कोल्हान का जो ये क्षेत्र है, हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम, ये पूरा आंदोलन का जगह है। ये आंदोलन की धरती है। यहाँ पर जात-पात से उठकर लोग सोचते हैं। यहाँ की जो मानसिकता है वो जात-पात को लेकर के नहीं, ये हाँ, ये बीजेपी का एक चाल है लोगों को, समाज को बाँटना कि नहीं वो संथाल बहुल है या फिर ये हो बहुल है तो यहाँ संथाल क्यों? हाँ, तो ये स्टिग्मा को वो ये एक चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस तरह का डिवीज़न वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये अब अब समझिए कि ये आंदोलन की धरती है, यहाँ पर आंदोलन इस तरह से नहीं होता। आंदोलन पूरे समाज के लोग, विभिन्न समाजों के लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब कोई आंदोलन होता है। तो यहाँ के लोगों का जो उन लोगों का मानसिकता एक-दूसरे से मिल के रहने का है, ये बीजेपी का एजेंडा है कि नहीं इनको तोड़ो ये और अपनी राजनीति करो। आपके पिता, इसके बाद चंपाई सोरेन ये लोग एक बैच के लीडर्स हैं जिन्होंने साथ-साथ आगे बढ़े और झारखंड के राजनीति में आगे बढ़े। चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कोल्हान में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता था। आपको लगता है कि दूसरे खेमे में चले जाने से आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं इस सीट पर? नहीं, मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई क्योंकि देखिए आपको जो बताया कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का जो ये आंदोलन की धरती बताया कि यहाँ के लोग एक दूसरे से जो बीजेपी का एजेंडा है, हाँ, उससे हमेशा कभी सरोकार नहीं रखी है, तो इसलिए यहाँ पर 14 जो पिछले विधानसभा में देखेंगे 14 से 14 सीटें हार गई बीजेपी। यहाँ पे उनका एजेंडा नहीं चलने वाला है। उनका जो सोच है, जो उनका क्या बोलते हैं उनको, हाँ, उनका जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी यहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक शुरू सव से एक एक सवाल ये भी है कि चंपाई सोरेन एक तो भारतीय जनता पार्टी में गए, वो आबादी यहाँ ज़्यादा है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी केंद्रीय गृह मंत्रालय को, हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की माँग कर रहे हैं। आपको लगता है कि उसका भी कुछ असर होगा यहाँ स्थानीय लोगों में? नहीं, अगर वो माँग करे अच्छी बात है। ये माँग तो हम लोग वर्षों से करते आए हैं कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में लाया जाए। इसका माँग अगले सदन में जो होगा उसमें मेरी माँ सांसद है, वो रखेंगी ये बात को। और ये हम लोग हमेशा से रखते आए हैं कि ये हो बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे उनकी अपनी लिपि है, तो उसको हम लोगों को 8वीं सूची में शामिल करना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं, इसका कोई एडवांटेज नहीं, यहाँ पर हर एक व्यक्ति चाहता है इस चीज़ को। वो जेएमएम या बीजेपी इस तरह से कोई बात नहीं। यहाँ पर हर एक एक व्यक्ति का समग्र माँग। हाँ, एक आखिरी सवाल, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में एकदम नई पीढ़ी के नेता हैं। सरकारों से इतर भी हम अक्सर इस क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में देखते हैं, दुर्गम इलाके हैं, तो अक्सर तस्वीरें आती हैं कि गर्भवती महिलाएँ जो हैं, वो खाट से ढोई जा रही हैं, कुपोषण की समस्या है, किसी नदी के सहारे जो है टाँग कर मरीज को ले जा रहा है अस्पताल। आप इसे एक बड़ी समस्या के तौर पर देखते हैं, आप नई पीढ़ी के नेता हैं, कैसे समाधान निकालेंगे अगर आपको मनोहरपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है? ज़रूर। अ, समस्या ये एक है, चुनौती है। ये समस्या भी है, चुनौती भी है। अ, आपको बताते चलेंगे कि जब मेरी माँ शुरू की थी राजनीति में 1995 जब पहली बार विधायक बनी, उस समय पूरे विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक थे, सोनवा, गोलकेरा और मनोहरपुर। उस समय 3 ही ब्लॉक थे यहाँ पर और एक बनगाँव ब्लॉक था, तो उसका 2 पंचायत आता है हमारे विधानसभा में। ये 3 पंचायत में उस समय मात्र 3 गाड़ियाँ हुआ करती थी। 4 व्हीलर जो थे मात्र 3 थे जो ब्लॉक ऑफिस के स्टाफ या बीडीओ या फिर थाना वाला यूज़ करते थे। ये स्थिति था। इसलिए था उस समय 3-4 गाड़ियाँ क्योंकि कहीं भी रोड नहीं था। कहीं भी रोड इसलिए नहीं था क्योंकि फॉरेस्ट रोड को मना करके रखा हुआ था। कहीं रोड बनने नहीं दिया जाता था, कहीं कुछ नहीं था। जब वन अधिकार अधिनियम आया, जब ये कानून बन के आया 2006, उसके बाद से ही ये रोड का जो बड़े-बड़े जो रोड बने हैं, हाँ, वो तब उसके बाद शुरू हुआ। इसके लिए मेरी माँ को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हर एक जगह रोड बनाने के लिए।
तो आज भी हम लोग उस वो संघर्ष को जारी रखे हैं, हम लोग आज भी लड़ रहे हैं। आज भी एक रोड है, अब आए होंगे रांची से तो हेसाडी करके एक जगह मिला होगा घाटी में, वहां से 17 किलोमीटर एक रोड है जो 2017 में 2018 19 के एंड में एक टेंडर आया था। वो रोड आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो एनओसी नहीं मिल पाया है। तो इस तरह का समस्या है, आज जरूर समस्या है, लेकिन हम लोग इसको लड़ रहे हैं। यहाँ सोनवा से गुदड़ी एक रोड बना, गुदड़ी नया ब्लॉक बना है 2009 में। उस ब्लॉक को हमने जोड़ने के लिए 2017 में वो रोड को शुरू किया था। सोनवा से गुदड़ी 40 किलोमीटर ये रोड है। वो रोड को भी एनओसी नहीं मिल पाया था फॉरेस्ट से, लेकिन हम लड़े उसको। ठीक है, 2 साल ज़्यादा लगा समय उस रोड को कंप्लीट होने में, लेकिन हमने वो करके दिया। तो इस तरह का काफ़ी सारा रोड है। आज भी बहुत सारे रोड है हमारे इस जिला में जो फॉरेस्ट की वजह से नहीं कंप्लीट हो पाए, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि हम फॉरेस्ट से भी लड़ेंगे, पहले भी लड़ते आए हैं, अब भी लड़ेंगे, और हर जगह रोड को हम कनेक्टिविटी करेंगे। अगर आप विधायक चुने गए तो मनोहरपुर में पहली क्या 5 प्राथमिकताएं होंगी जिस पर आप काम करेंगे? पहली 5 नहीं, मैं सबसे पहले एक ही बोलूँगा कि मैं स्वास्थ्य पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। पिछले 2-3 वर्षों से लगा हुआ हूँ इस पे कि जितने हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसको और बेहतर किया जाए। किसी भी तरह से हमको, क्योंकि ये पूरा का पूरा जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट काफ़ी लंबा है। जैसे कि अब अ, अगर हम गोलकेरा में हेल्थ फैसिलिटीज़ को और बेहतर नहीं करेंगे, तो वहाँ के लोगों को जो चीज़ 300 रुपये, 500, 1000 रुपये में जो काम हो सकता है, वो उसके लिए 4-5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं। उनको जगदलपुर आना पड़ता है या फिर राउरकेला जाना पड़ जाता है। वो एक समस्या है। तो हम लोग, मेरा पहला प्रायोरिटी हेल्थ है, फिर उसके बाद हम लोग एजुकेशन पे, और फिर देन उसके रोजगार पे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। धन्यवाद। तो ये थे जगत मांझी, मनोहरपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला जो है वो दिनेश चंद्र बाइपोई आजसू पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे हैं। जोबा मांझी जो मनोहरपुर सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, अभी सांसद हैं, उनके बेटे हैं। देवेंद्र मांझी झारखंड आंदोलनकारी, वन अधिकार आंदोलन करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो एक बड़ी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की भी जिम्मेदारी है। युवा हैं, रोजगार झारखंड में एक बड़ा मसला है, तो उसको कैसे सॉल्व करने की दिशा में सरकार में योगदान दे पाएंगे, वो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि आखिर में सब कुछ तय करना है जनता को कि वो इंडिया पर भरोसा जताती है या एनडीए पर। वोटिंग जब होगी इसके बाद, जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो स्पष्ट बहुत कुछ हो जाएगा। हम क्षेत्र से लगातार आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे, और आपका भी कोई मुद्दा है, कोई समस्या है जिस पर आप बात करना चाहते हैं, तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।